कि अगर आपने 2025 में इस टाइप की गलतियां कर रखी हैं तो 2026 में आप ये गलतियां मत करें। बेडरूम क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आप जीवन का 1/3 हिस्सा उस पर बिताते हैं। अगर वो डायरेक्शन आपके लिए पॉजिटिव नहीं है तो आपकी लाइफ में उस डायरेक्शन से रिलेटेड डिस्टर्बेंसेस रहेंगी। तो जब आप अपने लिए घर बनाएंगे तो वो घर आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से, प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से डिज़ाइन हो तो आपको रिजल्ट्स बहुत उत्तम मिलेंगे। एक बहुत बड़ी गलत धारणा है कि नॉर्थ ईस्ट में ही मंदिर होना चाहिए। तिरुपति बालाजी ले लीजिए या अभी रिसेंटली राम मंदिर ले लीजिए, जो मेन मूर्ति है कहाँ मिलेगी? वेस्ट में। उन पंडितों से ज्ञान तो हमारा भी ज़्यादा नहीं है। उन्होंने क्यों नहीं नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाया? आपने सारा बेडरूम अपना जोन के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से बना दिया, बट आपने क्या करा? इंटीरियर के नाम पे या कंफर्टेबलनेस के नाम पे आपने एक बड़ा मिरर वॉल पे लगा दिया। उसने आपको एक ऐसे जोन में डाल दिया जो विच इज़ नॉट फ्रेंडली फॉर यू। सुमित जी, वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी शिवम। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप कुणाल? बढ़िया सर, बढ़िया। और मुझे ऐसा लगता है कि आज का ये पॉडकास्ट देख के सारी ऑडियंस भी बढ़िया होने वाली है। आई होप सो। क्योंकि जो 2025 में लोगों ने गलतियां की है वास्तु को लेकर के, और वो सारी गलतियां आज हम बैठ करके यहाँ पे आपके साथ मिलके सुधारने वाले हैं। क्योंकि 2026 बहुत ही पास है सर, बहुत ज़्यादा। ये लगा लीजिए अब कुछ टाइम बाद 2026 आ जाएगा। और जब भी कोई नया साल आता है तो हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया हो। हम भी सोचते हैं कि इस साल से हम ये चीज़ छोड़ेंगे या फिर ये चीज़ करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है जो आज का पॉडकास्ट है उस पे हम लोग भी आज उनकी वास्तु की डायरेक्शन, एनर्जीज के थ्रू उनको बताएंगे कि अगर आपने 2025 में इस टाइप की गलतियां कर रखी हैं तो 2026 में आप ये गलतियां मत करना। क्यों? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया पॉडकास्ट के लिए। एंड अभी तक जितनी चीज़ें हमने वास्तु के बारे में समझी हैं, हमने अपने इंडियन एनवायरनमेंट के हिसाब से समझी है, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से समझी हैं। बट आपने ऑस्ट्रेलिया जाके वास्तु स्टार्ट किया, आप काफ़ी टाइम से वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं वास्तु की। तो आई होप कि आज हमें और भी कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो आज का जो पॉडकास्ट है सर, हम तीनों एरा में चलेंगे। जैसे कि टेम्पल्स को कहा जाता है कि भाई किस तरीके से हम अपने घर के मंदिर को कहाँ सेटल कर सकते हैं या फिर कहाँ रख सकते हैं, कहाँ पूजा करें। या ऑफिस स्पेस के अंदर भी कहा जाता है कि कहाँ हम लोग अपनी चेयर रखें, कहाँ हम लोग स्टाफ को बैठाएं। ऐसी बेडरूम पे, हमारे घर के अंदर भी हमारे किचन्स, बेडरूम, टॉयलेट को भी काफ़ी ज़्यादा उसमें वास्तु के हिसाब से माना जाता है। तो आज 2026 में हम ये समझेंगे कि अगर किसी से ये गलती हो रखी है और 2026 आने वाला है। हम 2026 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत पास है। ऐसा नहीं है कि ये 2026 के लिए ही वैलिड है। मेरे ख्याल से 27, 28, 29 लाइफ टाइम ही वैलिड रहेगा। पर 2026 हम इसलिए बोल रहे हैं कि नया साल है तो सर लोग कुछ नया कर ले। तो अब ऑडियंस को हमने ये तो बता दें कि आज हम क्या करने वाले हैं, क्या टॉपिक रहेगा। पर ऑडियंस ये सोच रही होगी कि भाई आपको क्यों सुने, आप कौन है जिसको हम सुने। तो सबसे पहले ऑडियंस को थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं सर, उनको समझाते हैं कि आप कौन है, कितने टाइम से इस इंडस्ट्री पे आप काम कर रहे हैं, वास्तु से लोगों की मदद कर रहे हैं। तो थोड़ा सा एक सर इंट्रोडक्शन दीजिए जिससे कि लोग आपको कनेक्ट कर पाएँ। बिल्कुल, थैंक यू। सो कुणाल, देखिए ऐसा है, मेरा ओरिजिनल बैकग्राउंड तो वैसे IT का है। ओके, ठीक है। लॉन्ग टाइम आई वॉज इन IT एंड देन व्हेन आई मूव टू ऑस्ट्रेलिया, मैं रियल एस्टेट में चला गया था। सो मैं वहाँ पे प्रीमियम लग्जरी अपार्टमेंट्स, टाउन हाउसेज, प्रॉपर्टीज़ बेचता हूँ। ओके। नाउ बिकॉज ऑफ माई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड IT बैकग्राउंड एंड जो रियल एस्टेट मैंने पिछले कई सालों से कर रहा हूँ, उसकी वजह से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है स्पेस की, प्रॉपर्टी की, और किसी भी फ्लोर प्लान को देख के इमीडिएटली ग्रास्प करने की कि कहाँ पे क्या चीज़ है, उससे जब मैंने वास्तु को ऐड किया, इट रियली स्पाइक्ड अप। तो आज जब मैंने वास्तु में पिछले 1.5 साल, 1.25 साल से हूँ मैं, और वास्तु इतने छोटे टाइम में भी मैं इतना कह सकता हूँ कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग रही एज़ कम्पेयर टू जो मैंने केसेस सॉल्व किए, उसके बाद मुझे पता चला कि ये मेरा एक पैशन नहीं, मेरा एक लॉन्ग टर्म कैरियर गोल भी बन सकता है। तो आज आप ये सोचिए कि 24/7 मेरे दिमाग में यही चलता है कि इसके अंदर और क्या किया जा सकता है। अब हम वी आर इन वेरी बिगिनिंग स्टेज, बट हम हो सकता है आगे ऑस्ट्रेलिया में भी वास्तु कंप्लायंट ब्रांड न्यू होम्स बनाएं। अच्छा, हाँ, वी आर वर्किंग ऑन दैट। चलिए, तो बढ़िया। हाँ, तो वास्तु एंड एस्ट्रो वास्तु विल बी पार्ट ऑफ माई रेस्ट ऑफ माई लाइफ। और मैंने कुछ यही कह सकता हूँ कि कमिंग फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड इन रियल एस्टेट बैकग्राउंड, आई जस्ट हैव दैट एक्स्ट्रा एज जो शायद
इजीली दूसरे वास्तु कंसल्टेंट्स पे नहीं होगा। वाह सर, मजा आएगा आज ऑडियंस को। थैंक यू। तो अगर स्टार्ट हम बिल्कुल बेसिक से करें, जो हमने जैसे बात करी बेडरूम्स की, ऑफिसेज की और पूजा घर की, घर में टेम्पल्स जो बनाते हैं, इनका बेसिक सिग्निफिकेंस क्या होता है लोगों की लाइफ में, कैसे ये उनकी लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं, और कैसे अगर ये इम्बैलेंस हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? देखो हर एक स्पेस जो आपने बोला, जैसे पूजा रूम बोला, बेडरूम बोला, लिविंग रूम बोला, इन सब के स्पेस की एक अलग वर्किंग है, और उसमें आप जो जितना टाइम स्पेंड करते हैं इतनी देर वो डायरेक्शन आपको इम्पैक्ट करती है। बेडरूम क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आप जीवन का 1/3 हिस्सा उस पर बिताते हैं। अगर वो डायरेक्शन आपके लिए पॉजिटिव नहीं है तो आपकी लाइफ में उस डायरेक्शन से रिलेटेड डिस्टर्बेंसेस रहेंगी, या अगर वो डायरेक्शन आपके लिए पॉजिटिव है तो उस डायरेक्शन से की जो एनर्जीज हैं वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म में देंगी। ओके। पूजा रूम क्या है? जहाँ से आप एक चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं। पूजा रूम में हम क्या करते हैं? भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। कभी अगर आप कभी जनरली नहीं मांगते, लेकिन कभी ना कभी जब बुरा समय आता है भगवान से आगे प्रार्थना मांगते भी हैं, तो मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाता है। तो अगर वो रॉन्ग डायरेक्शन में मैनिफेस्टेशन है तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और अगर आप वही चीज़ पॉजिटिव डायरेक्शन मैनिफेस्टेशन करें जहाँ पे आपको करना चाहिए, आपका पूजा रूम बैलेंस्ड हो, तो यानी आप उस पूजा रूम के आसपास की एनर्जी को भी आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे। क्योंकि मैंने बहुत शुरू में कुछ अपने ऑनलाइन पॉडकास्ट में बोला था कि हमारे घर में 45 देवता स्थापित हो जाते हैं जब हमारा घर बन जाता है। तो 45 देवतास की रिस्पेक्ट करना भी हमारा ज़रूरी है। अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन मेरे लिए नहीं है तो मैं वहाँ की डायरेक्शन की देवताओं की एक तरह से रिस्पेक्ट पूरी तरह नहीं कर रहा हूँ। इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा पूजा रूम बैलेंस्ड हो, हमारी कुंडली के हिसाब से उसकी डायरेक्शन सही हो, और ताकि हमारी मैनिफेस्टेशन की जो पावर है वो मैक्सिमम हो सके। तो सर जैसे अभी आपने खुद भी बोला और मैंने भी सुना है कि एनर्जीज, स्पेसेस या डायरेक्शन, कौन सी ऐसी चीज़ होती है, तीनों चीज़ों का नाम लिया जाता है वास्तु पे, तो किस तरीके से हम वास्तु को जज कर सकते हैं? क्या रहता है पूरा का पूरा? तो देखिए पहले तो मैं बताता हूँ, एनर्जी, डायरेक्शंस एंड स्पेस, बिल्कुल ये तीनों चीज़ इंटरलिंक्ड है। ओके। क्या आप ये कह सकते हैं कि हवा में फ्लो नहीं होता है? तो मतलब मैं हवा से फ्लो अलग नहीं कर सकता, पानी से फ्लो अलग नहीं कर सकता, तो मैं इन तीनों को अलग डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक डायरेक्शन में एक एनर्जी है, और जहाँ डायरेक्शन है वहाँ एक स्पेस बना हुआ है जहाँ जिसकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। ओके, ठीक है। अब इसमें शुरू से शुरू करते हैं। अगर आप कहते हैं तो देखिए, जब आप सबसे इम्पॉर्टेंट हम वास्तु में 3 चीज़ों को मानते हैं, कहीं तो 4 चीज़ें बोल रहे थे। एक आपकी एंट्रेंस हो गई, बाकी प्लेसमेंट ऑफ डिस्पोजल यानी टॉयलेट्स, प्लेसमेंट ऑफ जनरेशन, एनर्जी जनरेशन, जहाँ पे आप क्या कहते हैं पूजा घर होता है, और आपकी अग्नि जलती जहाँ किचन होती है, ये आम घरों में यही होता है। बिल्कुल। और चौथा मैं कहूँगा आपका ब्रह्मस्थान, क्योंकि ब्रह्मस्थान इज कंटिन्यूसली जनरेटिंग वास्तु एनर्जीज। तो इन चारों में जहाँ डिसबैलेंस होगा वहाँ आपका वास्तु इम्बैलेंस्ड है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें हम 5 तत्व भी कहते हैं, क्योंकि हर एक जगह पे 5 तत्वों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ हवा भी है, ठीक है, मैं हाथ हिला रहा हूँ तो स्पेस भी है, मेरे अंदर अग्नि भी है, मैं पृथ्वी पे बैठा हूँ, ठीक है। तो ये 5 तत्व मेरे को इस समय इम्पैक्ट कर रहे हैं। ओके। अगर किसी भी घर में ये 5 तत्वों का इम्बैलेंस है तो वास्तु अपने आप वहाँ इम्बैलेंस हो जाएगा। अब आप इन जो मैंने चीज़ें बोली, एंट्रेंस के बाद अगर मैं डिस्पोजल की बात करता हूँ तो अर्थ तत्व से रिलेटेड है, अग्नि तत्व की मैं बात कर चुका हूँ, ब्रह्मस्थान आपकी एनर्जी 5 जगह भेज रहा है, तो ये 5 एनर्जी बैलेंस होनी बहुत ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ वास्तु। नाउ द प्रॉब्लम कम्स कि जब लोग इसको ब्लाइंडली यूनिवर्सली एक ही चीज़ मान लेते हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए तो सबके लिए होगा, या साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए तो सबके लिए होगा। ये एक बहुत गलत धारणा है। अच्छा। आप यूनिवर्स ऐसे कोई स्टैंडर्ड रूल्स नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली, आपके बर्थ चार्ट इज़ नॉट सेम एज अदर पीपल। ओके। तो जब आप अपने लिए घर बनाएंगे तो वो घर आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से, प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से डिज़ाइन हो तो आपको रिजल्ट्स बहुत उत्तम मिलेंगे। और अगर वो नहीं है और जेनेरिक कर दें तो जेनेरिक में अनलेस आपका चार्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है उन डायरेक्शंस के लिए तो आपको मिक्स रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके। और अगर नेगेटिविटी ज़्यादा है उन पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, चाहे आपकी नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस हो, चाहे आपका नॉर्थ ईस्ट में अपार्टमेंट पूजा रूम हो, या आपका साउथ वेस्ट में बेडरूम हो। ओके। हाँ, तो मैं इस पर पर्सनल एग्जांपल ये देता हूँ कि मेरे जिस घर में मेरे फादर अभी रह रहे हैं, जब हमें वास्तु का ज्ञान नहीं था, हमने 8-9 साल पहले वो घर लिया था। आज साउथ वेस्ट में हमने फादर का बेडरूम बना दिया,
जैसे सब बनाते हैं भाई, बड़ों का बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए। तो साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन होती है वो राहु की होती है। ओके। हमें देखना होता है कि राहु कहाँ प्लेस्ड है। ओके। तो जब मेरे फादर उस घर में शिफ्ट हुए, अब कोई छोटी छोटी चीज़ें रोज़ इस बातों में डिस्कस नहीं करता, तो जब मुझे वास्तु का ज्ञान हुआ, मैंने अपने घर का वास्तु बैलेंसिंग करनी शुरू करी, तो मैंने फादर से एक चीज़ पूछी, आपको यहाँ नींद नहीं आ रही होगी? और उन्होंने ये बात को कंफर्म किया कि मैं यहाँ इस रूम में कंफर्टेबली नहीं सो पा रहा, जबकि कई सालों से रह रहे। क्यों? क्योंकि राहु उनके 8वें घर में है। Okay. और 8वां घर होता है टेंशन का, एक्सपेंसेस का, मृत्यु तुल्य कष्ट का एंड ऑल दैट। तो इस वजह से इवन दो साउथ वेस्ट इज कंसिडर्ड गुड फॉर द बेडरूम, इट इज़ नॉट फॉर हिम। ओके। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं बहुत अच्छी मानी जाती है, बट उनके लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अच्छी नहीं है। ओके। जब वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वाले घर में गए हैं, उनको तकलीफ ही हुई है। अच्छा। और जबकि हमने जब ये घर लिया था तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन देख के लिया था। अच्छा। तो कुछ चीज़ें जो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी फैमिली मेम्बर्स पे भी इम्प्लीमेंट होती है, उसके हिसाब से भी मैं बता सकता हूँ, और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि एक घर जो आपको सूट कर रहा है ज़रूरी नहीं सबको सूट करे। और अपनी कुंडली के हिसाब से अगर आप वास्तु करेंगे तो यू विल सी वंडर्स। और वही चीज़ मैं अपने क्लाइंट्स के साथ करने की कोशिश करता हूँ। वही है कि सोशल मीडिया की सुनी सुनाई बातों पे भी आप नहीं जाए, और कि कोई कुछ बोल रहा है और आपने वही चीज़ उसको करना स्टार्ट कर दिया। कुंडली दिखाएं, कुंडली के हिसाब से ही फिर अपना वास्तु कराएं। बिल्कुल, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ, जैसे डाइट प्लान है ना भाई, जेनेरिक डाइट प्लान सब जानते हैं कि भाई मीठा कम खाओ, तला हुआ कम खाओ, तो ये तो सबको पता है। लेकिन जब उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में चले जाते हैं तो वो डाइट ज़रूरी नहीं कि आपको भी सूट करेगी और दूसरे बंदे को भी, क्योंकि सबकी बॉडी टाइप डिफरेंट होती है। इसी तरह वास्तु में भी जो जेनेरिक चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें तो आपकी चल जाएंगी जब आप ऑनलाइन टिप्स सुनेंगे एंड ऑल दैट, लेकिन जैसे जैसे आप उसको थोड़ा और डिटेल ओरिएंटेड करते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत कर सकते हैं, एंड द रिजल्ट्स कैन बी रियली बैड समटाइम्स। तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अपने या तो आप पूरी नॉलेज ले लें, विच टेक एटलीस्ट 1 ईयर और सो, या फिर आप किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट को हायर करें ताकि वो आपकी प्रॉब्लम पहले दिन से ही सॉल्व कर सकें। इसमें सर एक क्वेश्चन है वैसे जर्नल सा, जब आप एंट्री कर रहे थे, ऊपर चढ़ रहे थे, तो आपने मेरे से आते हाथ मिलाते साथ ही आपने बोला तुमने भी अपना वास्तु करा ही लिया है। तो ये आपने एकदम से क्यों बोला था? मैंने कहा पूछूंगा आपसे, पर ऑन कैमरा पूछूंगा, मुझे पता नहीं था। मुझे भी नहीं पता था, तो पूछोगे। जब मैं स्टूडियो में एंटर कर रहा था तो मैंने देखा कि आपने वाइट गमले पर लगा रखे हैं। अच्छा। मैंने डायरेक्शन तो चेक नहीं करी स्टूडियो की कि एंट्रेंस कहाँ से है, बट वाइट गमलों में पौधे लगाने का मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं वास्तु करा रखा है। अच्छा, हमने सर एस्थेटिक के लिए लगाया था वो। अच्छा, ओके, क्योंकि वाइट गमलों में बहुत कम लोग पौधे लगाते हैं, और ये किसी किसी डायरेक्शन में अच्छे माने जाते हैं। ओके। इस तरीके से एक और चीज़ क्लिक हो जाती है, अगर आपका समय अच्छा है तो आप कई बार चीज़ें वो कर देते हैं जो वास्तु अनुरूप भी होती हैं। राइट। देखिए, इस वास्तु वर्ल्ड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट बिलीव है कि आपका घर आपको अपने भाग्य के हिसाब से ही मिलता है, और जब तक आपका भाग्य बदलेगा नहीं, आप अपना वास्तु कराएंगे भी नहीं। सही बात है। कई लोग होते हैं साल भर सोच रहे कराऊंगा, या उनका बिलीव नहीं होता, पर अचानक से कुछ ऐसा होता है उनका बिलीव होना शुरू हो जाता है। यानी फ्रॉम दैट डे देयर भाग्य इज मेकिंग अ चेंज एंड इज फोर्सिंग देम टू कंसीडर अ वास्तु बैलेंस्ड होम। तो अगर कुछ चीज़ें आपके इसमें ऐसी आई हैं तो इट मीन्स कि आपके जो स्टार्स थे वो कह रहे थे कि भाई यहाँ पे ऐसे ही लगाओ, और दैट्स एंड इट्स हेल्पिंग यू। आप क्या होगा, मैं भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपकी डायरेक्शन चेक करूँगा और देखूंगा कि आप सही लगे कि नहीं लगे। ओके। तो सर, जैसे आपने अभी इनिशियली बोला था कि आप अपनी लाइफ का 1/3 फेज जो है अपने बेडरूम में स्पेंड करते हैं, तो बेडरूम जो है उसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है वास्तु के टर्म्स में। तो ऐसा क्या चीज़ है, जो ऐसा क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं आपकी लाइफ के जो बेडरूम गवर्न करता है, जो उसको इतना सेंसिटिव बोला जाता है? देखिए, यू आर स्पेंडिंग 1/3 ऑफ योर लाइफ, सो इट हैज़ टू बी सेंसिटिव। एंड जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारे केमिकल चेंजेस भी हो रहे होते हैं, और अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं होंगे तो आपको उसमें नुकसान भी होता है। बेडरूम में I would say कि your direction, at least especially your upper body direction should be in the positive zone. अब पॉजिटिव जोन कौन से होते हैं? जी। देखिए, जेनेरिक पॉजिटिव जोन होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट एक पॉजिटिव जोन है, बट वो सोने के लिए अच्छी जगह नहीं है। ओके। ठीक है, मैं उसके रीजंस भी दे सकता हूँ बाद में। इसी तरह साउथ वेस्ट कहते हैं सोने के लिए अच्छी जगह है, पर ज़रूरी नहीं आपकी कुंडली के हिसाब से सही हो। तो यू हैव टू सी कि वो जो डायरेक्शंस हैं वो किस जगह पे आपकी कुंडली के हिसाब से पॉजिटिव है या नहीं है। जब आप अपनी कुंडली के हिसाब से पॉजिटिव जगह पे रहेंगे तो आपकी जो सबकॉन्शियस है
वो उस हिसाब से नर्चर हो जाएगी कि हाँ मुझे वो काम करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने सेकंड हाउस की डायरेक्शन में सोते हैं, जो आपकी कुंडली में सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस क्या है? वर्किंग का, आपकी अर्नड इनकम का, आपकी स्पीकिंग का, फैमिली का, फूड का। तो इन चारों पांचों चीज़ों में आप पॉजिटिविटी देखेंगे, ठीक है। हाँ, इसी तरह अगर आप लेट से आप 11th हाउस के में सोते हैं, 11th हाउस किस चीज़ का? आपके विशेस का, मैनिफेस्टेशंस का, फ्रेंड्स का, तो आप वहाँ पे पॉजिटिव देखेंगे। लेकिन अगर सपोज करिए आप 8th हाउस के में सोते हैं, 8th हाउस में आप देखेंगे बॉडी पेन, कहीं चोट लगना, कई ऐसे डिसीजंस लेना अपनी लाइफ में जहाँ आप कोई नुकसान कर देंगे। तो ये सब चीज़ें आप, और ये आपको नहीं पता कि सोने से हो रही है, लेकिन सबकॉन्शियसली यू आर बीइंग नर्चर्ड बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन पावर। ओके, दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव इन वास्तु वर्ल्ड। सो वी बिलीव कि आपको अपना बेडरूम, अपनी एंट्रेंस, आपको अपनी बेडरूम को उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी जितना आप अपनी एंट्रेंस को देते हैं, और उसी हिसाब से प्लेस करना पड़ेगा अपनी बॉडी को, अपनी सोने की डायरेक्शन को, जहाँ पे आपको पॉजिटिव सबकॉन्शियस नर्चरिंग होती रहे। ओके। और बाकी सर जैसे मंदिर के लिए भी कहा जाता है कि मंदिर के लिए भी काफ़ी सारे मिथ है कि भाई ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए, वो लटका हुआ नहीं होना चाहिए, या इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मूर्ति के लिए भी कहा जाता है कि भाई इतनी सारी मूर्ति उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो क्या रियलिटी है सर उसमें? काफ़ी चीज़ें सही हैं जो आपने बोली हैं, और कुछ कई बार हो जाती है ना, ओवर सैचुरेट भी हो जाती है। ओके। देखिए, पहले तो मैं मंदिर के लिए बोलता हूँ, एक बहुत बड़ी गलत धारणा है कि नॉर्थ ईस्ट में ही मंदिर होना चाहिए। लोग ज़बरदस्ती नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना देते हैं, चाहे जगह भी ना हो। अभी जो बिल्कुल रीसेंट केस मैंने जो ऑस्ट्रेलिया में किया, दे आर प्लानिंग टू सेल देयर करंट हाउस। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में मंदिर ला के रख दिया। ओके। नॉर्थ ईस्ट एक बेडरूम था छोटा सा ग्राउंड फ्लोर पे, उन्होंने वहाँ पे मंदिर ला के रख दिया। मैंने पूछा कि आपने क्यों रखा, तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं दिया, बट जब मैं चार्ट में देख रहा हूँ तो नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखा है, मैं समझ गया कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखा है। इस बात को सही कहूँगा कि हर एक डायरेक्शन के हिसाब से आपके मंदिर का कलर भी उसके अनुरूप होना चाहिए। अगर आपका मंदिर का कलर में मल्टी कलर्स हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको तंग करेगा। ओके। ठीक है। नंबर 2, जिस डायरेक्शन में आपका मंदिर है उस डायरेक्शन के हिसाब से उसमें जो मूर्तियाँ हैं उनके, जैसे सिल्वर मूर्ति हो गई, ब्रास की मूर्ति हो गई, आपका क्या कहते हैं मल्टी कलर कई बार हम मूर्तियाँ रख लेते हैं, तो वो आपकी डायरेक्शन के हिसाब से भी इम्पैक्ट करती है। क्यों? क्योंकि इवन दो भगवान को ही आपने प्लेस कर दिया, पर भगवान जिस जगह आपने रखा उस जगह की एक डायरेक्शन की एक एनर्जी है, उस एनर्जी को भी आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन तो आप उसी डायरेक्शन में बैठ के कर रहे हैं ना जी। तो अगर मैं अग्नि की जगह पे सिल्वर मूर्तियाँ रख रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टेशन को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ। ओके। तो वो उस चीज़ पर भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो ये 2 चीज़ें मैं क्लियर करता हूँ कि एक तो मंदिर का कलर और जो जिस तरह की मूर्तियाँ रखते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं दूंगा कि ये धारणा अपने मन से निकाल दीजिए कि मंदिर या ईस्ट में होना चाहिए, नॉर्थ में होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। आप जितने भी बड़े टेम्पल्स देखेंगे इंडिया में, आप चाहे जगन्नाथ ले लीजिए, चाहे आप तिरुपति बालाजी ले लीजिए, या अभी रिसेंटली राम मंदिर ले लीजिए, आप सबका एरियल मैप निकालिए। आपको मंदिर में जो मेन गर्भ स्थान है, जो मेन मूर्ति है, कहाँ मिलेगी? वेस्ट में। वेस्ट में। ईस्ट में नहीं मिलेगी, नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? भाई इतने बड़े मंदिर बन रहे हैं, उन पंडितों से ज्ञान तो हमारा भी ज़्यादा नहीं है, उन्होंने क्यों नहीं नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाया? समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि वेस्ट इज़ अ डायरेक्शन ऑफ योर मैनिफेस्टेशन। ओके। अगर आपको कोई चीज़ प्राप्त करनी है तो आप वेस्ट में देखिए, वेस्ट में अपना मंदिर बनाइए, ठीक है। लेकिन वेस्ट सबको सूट नहीं करता, तो वहाँ पे जहाँ आपकी पर्सनल, जब आप अपना पर्सनल मंदिर बनाएंगे तो आप क्या कहते हैं अपनी कुंडली के हिसाब से चलेंगे। और जब बड़ा मंदिर बनता है वो एक जेनेरिक वास्तु के हिसाब से बनता है, क्योंकि हर तरह का आदमी वहाँ आता है, हर तरह का आदमी वहाँ प्रार्थना करने आ रहा है, तो वो जेनेरिक वास्तु के हिसाब से चलेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। आपका अपना घर, आपका पर्सनल स्पेस है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू चैनलाइज योर एनर्जी इन योर पर्सनल स्पेस अकॉर्डिंग टू योर ओन बर्थ चार्ट। और अगर सर सिर्फ जर्नल समझना हो हमको कि भाई किस डायरेक्शन में हमने मंदिर रखा है तो वो किस कलर का होना चाहिए, उसके अंदर मूर्ति किस कलर की होनी चाहिए, अगर इन जनरल हम थोड़ा ऑडियंस को समझा सकें। ठीक है। देखिए, अगर आप नॉर्थ, और मैं 4 डायरेक्शन के हिसाब से चलता हूँ ताकि लोगों को कन्फ्यूजन कम हो। ठीक है। अगर आपका मंदिर नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में है तो सिल्वर कलर की मूर्तियाँ होनी चाहिए, ब्रास की मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। आप संगमरमर या मिट्टी की मूर्तियाँ भी रख सकते हैं, एज लॉन्ग एज मिट्टी की मूर्तियों का कलर वाइट हो। ओके। ठीक है।
मंदिर का जो कलर है या तो लाइट वुड कलर का होना चाहिए, संगमरमर का होना चाहिए या चांदी का होना चाहिए। ओके। जो मंदिर ब्रास, कॉपर या डार्क ब्राउन कलर के होते हैं वो नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखने चाहिए। अच्छा। आपका जो दिया है वो भी सिल्वर का होना चाहिए या स्टील का होना चाहिए, ताकि और उसमें जो जोत है कभी अखंड जोत ना जलाएं। अगर आपका मंदिर नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक है तो कभी आप अखंड जोत ना जलाएं। ओके। हाँ, ईस्ट में आप शायद कभी जला सकते हैं, पर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट जल तत्व का स्थान है, और जैसे आपने अगर वहाँ अग्नि जलाई तो अग्नि रिप्रेजेंट करती है योर मनी, योर फाइनेंसिस, योर फेम। आप वहाँ अग्नि जला रहे हैं पर आप पानी वाली जगह पे जला रहे हैं, तो जला रहे हैं बुझा रहे हैं, जला रहे हैं बुझा रहे हैं, विच इज़ नॉट गोना हेल्प यू इन लॉन्ग रन। ओके। अब अगर हम आते हैं साउथ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक, तो साउथ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक अग्नि और पृथ्वी तत्व का मिश्रण है। तो वहाँ पे आप कॉपर, ब्रास, डार्क कलर वुड इनके मंदिर रख सकते हैं। ब्रास की ही मूर्तियाँ रखें, सिल्वर मूर्तियाँ ना रखें, ब्रास के ही पूजा के बर्तन रखें, और आप यहाँ पे जब तक चाहे अखंड जो जला सकते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन होगी, वो है साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट में मंदिर नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एक डिस्पोजल जोन है। ओके। ठीक है। वेस्ट में आप ब्रास की मूर्तियाँ रख सकते हैं, वेस्ट में आप अखंड जोत नहीं जला सकते। पर क्यों? और ब्रास की मूर्तियाँ डार्क ब्राउन, वेस्ट में आप हर दोनों तरह का मंदिर रख सकते हैं। डार्क ब्राउन भी रख सकते हैं, लाइट ब्राउन भी रख सकते हैं, सिल्वर मूर्तियाँ भी रख सकते हैं, ब्रास मूर्तियाँ भी रख सकते हैं। वेस्ट इज सच अ डायरेक्शन। ओके। ठीक है। और ब्रास बस वेस्ट में यह है कि अखंड जोत नहीं जला सकते। अगर अखंड जोत आपने जलानी है तो फिर ब्रास के उसमें ही जलेगी। ओके। सिल्वर वाले में अखंड जोत नहीं जलेगी। तो वेस्ट इज सच अ डायरेक्शन विच कैन सपोर्ट मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स, मोस्ट ऑफ द आइडल स्टैच्यूज। तो सर ये भी लोग कहते हैं कि आपके मंदिर से एडजेसेंट आपका बाथरूम या टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है कुछ? आइडियली येस, बट कुछ डायरेक्शंस ऐसी हैं जो इसको एक्सेप्शंस को एक्सेप्ट कर लेती हैं। ओके। फॉर एग्जांपल, अगर वेस्ट में आपका मंदिर है तो उसके बिल्कुल बगल में जो डायरेक्शन आती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, विच इज़ आइडियल फॉर योर टॉयलेट, ओके। एज लॉन्ग एज सेंटिटी मेंटेन्ड, कि भाई पवित्रता बनी हुई है आपके मंदिर की, और उस डायरेक्शन में थोड़ा पीछे या थोड़ा आगे आपका टॉयलेट आ रहा है जहाँ पे आपको कहीं इंटरफेरेंस नहीं हो रही, तो आप कर सकते हैं। इसी तरह साउथ में भी मंदिर लगाना अच्छा माना जाता है किसी की कुंडली के हिसाब से, बस बिल्कुल उसके बगल में आता है साउथ साउथ वेस्ट, वहाँ पे भी डिस्पोजल जोन है। तो वहाँ पे भी अगर आप ये सेंटिटी मेंटेन कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पर आइडियली अगर डिस्टेंस हो तो अच्छा है। तो सर जैसे इससे पहले हमने बेडरूम्स की बात करी थी, तो बेडरूम्स में ऐसी क्या वास्तु मिस्टेक्स होती हैं जो किसी कपल के रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर सकती है? गुड क्वेश्चन शिवम जी। एक्चुअली बेडरूम में मैंने जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक देखी है, सबसे कॉमन, वो है यूज़ ऑफ मिरर्स। ओके। मिरर्स क्या करते हैं? मिरर्स क्रिएट अ वर्चुअल स्पेस फॉर यू, एंड ऑल्सो मिरर्स वेन एवर देयर इज अ रिफ्लेक्शन, जब भी एक रिफ्लेक्शन आती है मिरर में, एक आप एक देखिए कि आप एक डुअलिटी बन जाती है जी। आप जहाँ खड़े हैं वहाँ तो खड़े ही हैं, और जब आप मिरर में देख रहे हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आप एक दूसरे जोन में भी खड़े हो सकते हैं। ओके। ठीक है। अब सपोज करिए आप सो रहे हैं और सोते सोते रात भर आपकी रिफ्लेक्शन मिरर में आ रही है, तो क्या हो रहा है कि आप दो जोन में सो रहे हैं। आप जहाँ सो रहे हैं आपने सारा बेडरूम अपना जोन के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से बना दिया, बट आपने क्या करा, इंटीरियर के नाम पे या कंफर्टेबलनेस के नाम पे आपने एक बड़ा मिरर वॉल पे लगा दिया। अब वो क्या हुआ, उसने आपको एक ऐसे जोन में डाल दिया जो विच इज़ नॉट फ्रेंडली फॉर यू। तो आपने अच्छा करते करते अपना खुद का नुकसान करना शुरू कर दिया। आप दिन के 24 घंटे में से करीब 6 से 8 घंटे एक नेगेटिव जोन में भी बैठे हैं, इवन दो यू आर स्लीपिंग इन अ पॉजिटिव जोन, तो वो अपने इम्पैक्ट देगा ही देगा। कई जगह इस चक्कर में हमें या तो मिरर हटवाना पड़ता है या बुरी तरह कवर कराना पड़ता है। इनफैक्ट मेरी खुद की नीज़ का बता रहा हूँ, मेरी सिस्टर अब्रॉड रहती हैं, तो उन्होंने जब मेरी नीज़ का पूरा बेडरूम डेकोर कराया, सब करा दिया, उन्होंने बोला सुमित एक बार तुम भी देख लो यार आपको। मैं जब डेकोर हो गया तो क्या देखो बट फिर भी मैंने देखा, तो मैंने कहा कि सब कुछ ठीक है, बट रिमूव दिस मिरर माई नीज डिडंट वांट टू रिमूव इट। तो मैंने क्या करा, एक काम करो, इस पर ना कर्टेन लगा दो डेकोरेटिव। ओके। जब वो क्या कहते हैं अपने आप को श्रृंगार कर रही है तो वो कर्टेन हटा देगी, वरना एक डेकोरेटिव कर्टेन से इंटीरियर भी बन गया और मिरर भी छुप गया। ओके। तो वी हैव टू कम अप विद सम सॉल्यूशंस लाइक दैट। जो दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है बेडरूम्स में, वो होती है कलर और चॉइस ऑफ बेडशीट कलर या चॉइस ऑफ बेड कलर। बेडशीट के कलर भी? बिल्कुल।
देखिए एट द एंड ऑफ द डे आपका जो भी जोन है, अगर आपकी बेडशीट में लगा रहा हूँ वो 1-2 दिन तो वहाँ है ना। और अगर आप बार बार नेगेटिव कलर्स यूज़ कर रहे हैं, अगर आप 1-2 दिन यूज़ करके सपोज करो आपने पॉजिटिव कलर मोस्टली यूज़ कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट बहुत मिनिमलाइज हो जाता है। लेकिन मेरी चॉइस ही सपोज कि मेरा फेवरेट कलर रेड है एंड आई वांट टू यूज़ ऑलवेज रेड फ्लावर्स, रेड पेटल्स, रेड बेड शीट और पिलोज विद रेड कलर एंड माई बेड इज इन वेस्ट, सो आई एम क्रिएटिंग अ बिग इम्बैलेंस इन लॉन्ग रन। ओके, सो बेड शीट कलर्स एंड बेड कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, वी आर प्लानिंग टू शिफ्ट आउट ऑफ दैट हाउस मेरे फादर को, और मैंने रिकमेंड किया कि उनका जो उनके बेडरूम के हिसाब से डायरेक्शन चूज़ करी उनकी कुंडली के हिसाब से, मैंने कहा दिस इज़ अ वेरी गुड डायरेक्शन फॉर यू, आई थिंक यू शुड, दैट इज़ अ नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो उनके लिए जो हम बेड यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन, या तो वाइट कलर का करेंगे या लाइट वुड कलर का करेंगे। ओके, ना मैं डार्क वुड यूज़ कर सकता हूँ, ना मैं ब्रास यूज़ कर सकता हूँ, क्यों? और जो वहाँ पे जो चादरें लगेंगी वो भी ब्लू कलर की लगेंगी, वाइट कलर की लगेंगी या ग्रीन कलर की लगेंगी। मैं रेड कलर वहाँ यूज़ नहीं कर सकता। ओके, हाँ, तो दैट इज़ बिकॉज लॉन्ग रन में इट्स गोना स्टार्ट इम्पैक्टिंग है। तो ये 2 मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो आदमी मतलब बिना अंडरस्टैंडिंग के डेकोर के नाम पे या बिकॉज ऑफ द एस्थेटिक्स के नाम पे जब यूज़ कर लेता है तो उसको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और जर्नल सर, अगर रेमेडी हमको किसी को जैसे हमारी ऑडियंस है उनकी लाइफ में भी, किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो क्या जर्नल हम लोग उनको कुछ रेमेडीज़ दे सकते हैं? कुणाल, ये क्वेश्चन ना बहुत जेनरिक है और बहुत आपने तो एक स्पेसिफिक चीज़ बोली, कपल। तो हर एक लाइफ के एस्पेक्ट्स के लिए अलग रेमेडीज़ हो सकती है। तो मैं कपल के लिए बता देता हूँ। कपल के लिए जो रेमेडीज़ होंगी कि नॉर्थ वेस्ट अपना ठीक रखें। नॉर्थ वेस्ट में कोई स्टोरेज ना हो, टॉयलेट ना हो, क्लटर फ्री रखें। अगर कोई टॉयलेट है तो उसको बैलेंस ज़रूर कराएं। आप ये देखेंगे हस्बैंड वाइफ में क्वेरल ज़्यादा हो रहा होगा, डिस्प्यूट्स होंगे, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स होंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्थ वेस्ट इज़ अ लोकेशन ऑफ सेक्स एंड अट्रैक्शन अमंग अ कपल। और अगर वो सही नहीं है तो आपके बीच में एक इम्बैलेंस आना ज़रूरी, मतलब पॉसिबल है। ज़रूरी तो क्या कहेंगे, पॉसिबल है। तो आई वुड से कि उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, हर एक वास्तु टिप में सबसे पहली टिप तो हमारी यही रहती है कि क्लटर फ्री घर रखें। द लेस क्लटर यू हैव इन योर हाउस, द लेस स्टोरेज इन योर हाउस, दैट बेटर इट इज़। बहुत लोगों की आदत होती है, जिसे हम होल्डर्स भी कहते हैं, कि वो पुराना सामान फेंकते ही नहीं। मैं नाम क्या लूँ, मेरे खुद के रिश्तेदार कुछ ऐसे, मैं समझाता हूँ तो मानते नहीं हैं। मेरी मदर का भी तो थोड़ा नेचर है, पर वो काफ़ी चेंज हो गई हैं। कि हम होर्डिंग बहुत करते हैं। भाई पुरानी चीज़ें कभी काम आ जाएगी, कभी रख लेते हैं। मेरी माँ ने दिया था, ये पुराना बक्सा है जो किसी काम का, हमारे घर पे भी है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि वी आर क्रिएटिंग अ प्रेजेंस ऑफ शनि और राहु, डिपेंडिंग अपॉन हाउ वी हैव ऑर्गेनाइज दैट स्पेस इन आवर होम एट मल्टीपल लोकेशंस। ठीक है, अगर आपका ऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज है तो शनि है, क्लटर है तो राहु है, तो हमें उसको रखना ही नहीं है जब तक हमारी ज़रूरत ना हो। ओके, तो ये 2 रेमेडीज़ मैं रिकमेंड करूँगा। ठीक है। तो सर, कुछ लोगों के ना बार बार हेल्थ इश्यूज आते हैं घर में, तो वो भी किसी बेडरूम में किसी इम्बैलेंस की वजह से ही आते हैं, और अगर आते हैं तो क्या ऐसा रीज़न होता है कि किसी के लाइफ में बार बार हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं? कई वास्तु बैलेंसेस अलग अलग हेल्थ इश्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। इस पर मैंने एक मेडिकल वास्तु भी वीडियो बनाई थी बहुत पहले, लेकिन इसमें मैं ये बताऊंगा कि हर एक डायरेक्शन अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करती है। ओके, ठीक है, जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंट्स योर किडनी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंट्स योर हार्ट और योर ब्रेन। साउथ वेस्ट रिप्रेजेंट्स योर हार्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट रिप्रेजेंट्स योर लंग्स, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट इज योर इंटेस्टाइन और स्टमक। तो आपकी जहाँ इम्बैलेंस ज़्यादा होगा वहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, ठीक है, इसके अलावा वास्तु में कुछ मर्म स्थान का भी कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपका वास्तु बैलेंस, देखिए, वास्तु इज़ वन थिंग एंड लाइफ स्टाइल इज़ अनदर थिंग। यू कैन नॉट रिप्लेस लाइफ स्टाइल फॉर वास्तु एंड वास्तु कैन नॉट बी अ रेमेडी फॉर लाइफ स्टाइल। लेकिन क्या होता है कि अगर आपका वास्तु अच्छा है तो सबकॉन्शियसली यू विल बी अल्टर्ड ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू वास्तु बिलीफ, कि भाई आप अपना लाइफस्टाइल भी धीरे धीरे कहेंगे यार मुझे अच्छे से जीना है, मैं क्यों बीमार होकर जी रहा हूँ। तो वहाँ वास्तु आपका सबकॉन्शियसली आपको चेंज करना शुरू करता है। कुछ चीज़ें ऐसे एग्जाम्पल है, कुछ चीज़ों में जैसे कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका डायरेक्शन में टॉयलेट है तो आपको सीवियर डिजीज़ भी हो सकते हैं। ओके, ठीक है, यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ सीवियर डिजीज़ होते हैं जो फेटल होते हैं और लॉन्ग टर्म में नुकसान किसी ना किसी एक फैमिली मेम्बर को प्रॉब्लम दे सकते हैं।
ओके। तो उस केस में भी हमें देखना पड़ता है। तो हम जब भी आप अगर डिजीज़ को रिलेट करेंगे वास्तु से, तो हमें ये देखना ज़रूर पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में वास्तु इम्बैलेंस है और वो बैलेंस कितना ख़राब है। अगर फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू 3-4 एग्जांपल्स। जी। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका क्या कहते हैं रेड कलर है, तो ये बिलीव माना जाता है कि आपकी किडनीज में प्रॉब्लम होंगी। ओके। साउथ वेस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में इम्बैलेंस है तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। और इसके मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके बेटे नॉर्थ ईस्ट में सो रहे थे बहुत टाइम से, और जब मैं वास्तु में नहीं था तब से मुझे पता है वो सो रहे हैं। मैंने कहा था धार्मिक हो चुके होंगे ये, जब मेरे वास्तु की नॉलेज हुई। लेकिन उसके बाद मैंने एक और, जब हमारा वास्तु में और अध्ययन बढ़ा तो पता चला कि उनको चेस्ट में या हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और उनकी निकली। अच्छा। हाँ, इसी तरह मेरे एक दो केसेस ऐसे हैं जिसमें वेस्ट साउथ वेस्ट में इम्बैलेंस होने की वजह से उन दोनों को अस्थमा या लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम निकली। ओके। एक मेरे फ्रेंड हैं और एक मेरे क्लाइंट हैं। एक की किचन साउथ वेस्ट में थी, एक की किचन नॉर्थ वेस्ट में थी। और मैंने दोनों केस में बोला था कि अगर इन दोनों केस में किचन हो तो मेनली आपके स्टमक में या इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो सकती है, और दोनों के प्रॉब्लम निकली। अच्छा। हाँ, तो ये वास्तु अपना काम कर रहा है। आप बिलीव करें ना करें, इसका इम्पैक्ट एक स्मॉल लेवल से लेकर लार्ज लेवल तक आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर चार्ट एंड डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द दोष। सर, इन सब के बाद एक थर्ड एस्पेक्ट आ जाता है किसी के भी लाइफ का, उसके ऑफिसेज, उसका वर्क प्लेस। अब चाहे वो होम ऑफिसेज हो या फिर उनका एक प्रॉपर ऑफिस सेटअप हो, वहाँ पर वास्तु कैसे इम्पैक्ट करता है? देखिए, अगर होम ऑफिस है तो यानी दे आर ओनली यूजिंग वन रूम एंड अ डेस्क और समथिंग, तो उसकी डायरेक्शन हमें उनकी कुंडली के हिसाब से बताना पड़ता है कि ये 3-4 डायरेक्शन आपको सूट कर सकती हैं, आप उसमें वहाँ पे ऑफिस बना लीजिए। ओके। लेकिन जब एक ऑफिस स्पेस आता है तो एक ऑफिस हैज़ अ मल्टीपल फंक्शनैलिटी। क्लाइंट्स कहाँ आके बैठ रहे हैं, आपका वर्क, आपकी टीम कहाँ बैठ रही है, आप खुद कहाँ बैठ रहे हैं, आपका रॉ मटेरियल या आपका ऑफिस मटेरियल कहाँ पड़ा है एंड ऑल दैट, आपकी डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पड़ी है। तो उसमें हमें 2 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। पहला ये कि उस ऑफिस में उस कंपनी के पार्टनर्स कितने हैं, ठीक है। क्या हम उस पार्टनर की कुंडली कंसिडर करें जो मोस्ट एक्टिव है, या दोनों की करें? नंबर 1, अगर दोनों की कुंडली में कॉन्फ्लिक्ट है तो जो डायरेक्शन एस्पेक्ट्स होते हैं उसके हिसाब से हम बताते हैं कि कौन सी टीम कहाँ बैठेगी। ओके। सेकेंडली, टीम का बैठने का भी जो कॉन्सेप्ट होता है वो ऑफिस की फंक्शनैलिटी पे होता है। फॉर एग्जांपल, कोई इंटरनेट रिलेटेड कंपनी है तो उसकी प्लेसमेंट उसके राहु के हिसाब से भी हो सकती है, या 3rd नंबर हाउस की डिग्री के हिसाब से भी हो सकती है। अगर आपकी क्या कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन है ज़्यादा, तो या आपकी मार्केटिंग है तो मार्केटिंग के लिए हम ईस्ट डायरेक्शन में ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, अगर आपकी मार्केटिंग टीम है। ओके। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है या आपकी कटिंग है तो ईस्ट साउथ ईस्ट या साउथ को देखेंगे, ठीक है। आपकी आर्ट्स है, सपोज को म्यूजिक कंपनी है जिसमें आर्टिस्ट इज कंपोजिंग समथिंग, so we recommend go to the west direction. So based on the functionality of team we have to do this, but before even deciding that we have to also consider the natal charts of the owners. ओके। अगर सिंगल ओनर है इट्स वेरी इजी फॉर अस, ठीक है। अगर डायरेक्शंस कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है उनके बर्थ चार्ट में तो हम प्रेफर करते हैं कि उनकी डायरेक्शंस वही बताएं जो जेनेरिक वास्तु के हिसाब से है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, फॉर एग्जांपल ईस्ट डायरेक्शन उनके 8वें घर में आ रही है, तो फिर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि भाई आप अपनी क्या कहते हैं मार्केटिंग टीम को वहाँ बिठाएं। फिर मैं उनके डाइटल चार्ट के हिसाब से देखूँगा। ओके। तो इस हिसाब से थोड़ा देखना पड़ता है। सेकेंडली, बहुत लोग क्या करते हैं नॉर्थ ईस्ट में कुछ एम्प्लॉयज़ को बिठा देते हैं, तो उस केस में देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में जो बैठने वाले एम्प्लॉयज़ हैं कई बार उनको लगता है कि सारा कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है, ये ऑफिस चली मेरी वजह से रहा है बॉस तो बस आके चले जाते हैं, काम मैं ही कर रहा हूँ। तो उस केस में हम रिकमेंड करते हैं कि वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को ना बिठाएं, वहाँ पे सिर्फ अपने जो आपके गेस्ट आते हैं विजिट करते हैं उनको वहाँ पे वेटिंग एरिया बनाएं या उनको वहाँ बिठाएं। ओके। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं, बट ऑफिस फंक्शनैलिटी, द काइंड ऑफ वर्क कंपनी इज़ डूइंग, उसके हिसाब से हमें ये देखना पड़ता है कि उनके टीम को कहाँ बैठना है, उनके बर्थ चार्ट के हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि बॉस को खुद कहाँ बैठना है और कितने पार्टनर्स हैं, तो फिर हमें इंडिविजुअल हो सकता है बर्थ चार्ट कंसिडर करने पड़े टू सर्टेन लिमिट। तो जैसे सर हमने स्टार्ट किया था कि 2026 के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो अगर हम ऑफिसेज की बात करें और उसमें हम ये समझने की कोशिश करें कि अगर जो, या फिर हम ये भी समझ सकते हैं कि आपने कॉमन मिस्टेक्स क्या देखी है कि जिससे कि अभी 2025 तक तो वो कॉमन मिस्टेक होती भी आ रही है, बिल्कुल, पर आफ्टर 2026 जब आ जाएगा उसके बाद वो कॉमन मिस्टेक्स ना हो,
तो क्या आप कोई ऐसी 2 से 3 कॉमन मिस्टेक बता सकते हैं? सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो ऑफिस में भी बेडरूम की तरह मिरर काफ़ी यूज़ होने लगा है। ओके। तो कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जहाँ पे हम मिरर को नेगेटिव ना करें, रेमेडियल यूज़ ले सकें। फॉर एग्जांपल किसी की एंट्रेंस अगर नेगेटिव होती है तो हम मिरर को पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं। बट कई लोग क्या करते हैं, एंट्रेंस के बिल्कुल सामने मिरर लगा दिया, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ये कई बार गलत हो जाता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपना मिरर इस तरह लगाएं जो आपको एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से पॉजिटिव रिजल्ट से, ताकि नेगेटिव। ओके। तो प्लेसमेंट ऑफ मिरर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली लाइक हाउसेस की तरह भी मैं बोलूँगा प्लेसमेंट ऑफ टॉयलेट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्यूमेंटेशन का एक स्पेस ज़रूर होता है जो घरों में शायद नहीं होता, बट किसी भी छोटे से छोटे ऑफिस में भी जाएंगे, एक डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर होती है। तो डॉक्यूमेंटेशन की प्लेसमेंट कहाँ है वो देखनी है, ठीक है। जो ऑफिस का भ्रम स्थान है, बहुत से लोग ज़्यादा स्पेस यूज़ करने के चक्कर में उसको पूरा कवर कर देते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि भ्रम स्थान को हमेशा खाली रखें। एक भी बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने देखी है, मल्टीपल डेस्क लगाते चले जाते हैं और वो भ्रम स्थान भी कवर हो जाता है। तो वहाँ पे दिक्कत आती है, उससे रिलेटेड मैच भी होगी 90%। ओके। तो वो चीज़ें भी हमने देखी है। तो टॉयलेट्स, डॉक्यूमेंटेशन, भ्रम स्थान और यूज़ ऑफ मिरर्स, दीज आर द 4 मोस्ट कॉमन थिंग्स आई वुड हैव सीन इन मिरर इन ऑफिसेस। ओके। और जनरल रेमेडीज़ क्या रहेगी सर ऑफिसेस के लिए? भाई सबसे बड़ी रेमेडी तो हमें कॉल कर लो, हम तो ये बोलेंगे क्योंकि जनरल रेमेडीज़ कोई बता नहीं सकता। ऑफिस में ना पार्टनर्स की स्टार चार्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और जनरली यही कहूँगा कि टॉयलेट्स के डिस्पोजल जोन में ही डालें, ठीक है। अगर आपका कोई वॉशिंग का काम है ऑफिस में, क्लीनिंग का काम है, तो साउथ वेस्ट पे रखने की कोशिश करें, क्योंकि साउथ वेस्ट से डिस्पोजल। अगर आपने एक छोटी किचन बना रखी है तो मेक श्योर कि वो फायर जोन में हो, जैसे साउथ ईस्ट से लेकर साउथ तक, ताकि चूल्हा उसी जोन में रहे। ओके। ठीक है। यूज़ ऑफ कलर्स, जैसे एक ऑफिस था जो हमारे कुलीग थे जिन्होंने हमारे साथ शुरू में बहुत पहले वास्तु सीखा था, उनका ऑफिस अहमदाबाद में और दिल्ली में है। तो अहमदाबाद के ऑफिस का वो दिल्ली का वो ऑफिस का वास्तु करना चाह रहे थे, तो हमने सबने मिलकर साथ किया था, बिकॉज इट वॉज अ इनिशियल स्टेज। तो हमने कहा लेट्स डू इट टुगेदर एज अ एक्सरसाइज। तो उन्होंने ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ था। एक तो उनका ऑफिस लंबा बहुत था, लंबा होने की वजह से ऑफिस में क्या हुआ कि एक कट और एक्सटेंशन का बैलेंस हो गया। जहाँ से आप जिस डायरेक्शन में आपका ऑफिस लंबा है, लेट्स से उनका नॉर्थ और साउथ में लंबा था, तो नॉर्थ और साउथ बहुत ज़्यादा लंबी हो गई और वेस्ट और साउथ छोटी हो गई, वेस्ट और ईस्ट। तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट है उनको एक्सटेंडेड नॉर्थ का या एक्सटेंडेड साउथ का ज़्यादा मिल रहा था। और उन्होंने ब्लैक कलर साउथ में ज़्यादा यूज़ किया था, जो कि नेगेटिव कर रहा था उनके काम को। ओके। तो यूज़ ऑफ कलर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो साउथ में ब्लैक कलर या वाइट कलर यूज़ ना करें, ग्रे कलर यूज़ ना करें। साउथ में ग्रीन कर सकते हैं, डार्क ब्राउन कर सकते हैं, रेड फैमिली से रिलेटेड कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, लाइट ब्राउन यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है। अब ये तो एक पूरा का पूरा कोर्स हो जाएगा अगर मैं सारी डायरेक्शन से सारे कलर्स बताने लग गया, तो वो भी एक क्लास है अपने आप में। आई डोंट थिंक वी कैन कवर दैट इन दैट, बट यूज़ ऑफ कलर्स इज़ अ गुड, प्रॉपर यूज़ ऑफ कलर इज़ अ गुड रेमेडी दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। प्लांट्स हर जगह ना लगाएं। प्लांट्स ऑफिस में प्लांट्स बहुत जगह लगे होते हैं। ओनली प्लेस देम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके। नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ। साउथ वेस्ट और वेस्ट में प्लांट्स बिल्कुल ना लगाएं। ये एक मेरा रिकमेंडेशन होगा किसी भी ऑफिस स्पेस के लिए। ओके। तो नाउ लेट्स टेक का सिनेरियो कि किसी का कैश फ्लो रुक रहा है या किसी का बिजनेस नहीं आ रहा, सब पूरी मेहनत हो रही है, सब प्रोडक्शन अच्छे से हो रहा है, बट स्टिल उनके क्लाइंट्स नहीं आ रहे, तो उसके पीछे क्या ऐसा वास्तु का रीज़न हो सकता है एंड उसको कैसे हम सुधार सकते हैं? देखिए, अगर ये मेरे पास लाइव केस होता तो सबसे पहले तो मैं ऑफकोर्स वास्तु देखने के साथ साथ उनका बर्थ चार्ट भी देखता। बर्थ चार्ट में हमें देखना होता है कि कौन से प्लैनेट की दशा चल रही है। ओके। अगर सपोज करिए मेरी सैटर्न की दशा चल रही है या जुपिटर की दशा चल रही है, और जुपिटर की दशा में मैं किस नक्षत्र में बैठा है और वो कौन से हाउस एक्टिव कर रहा है। इसमें एक हम एस्ट्रो वास्तु में कॉन्सेप्ट और लेते हैं वेस्टर्न एस्पेक्ट्स का, कि कौन सा प्लैनेट किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें नेगेटिव दे रहा है, किस में पॉजिटिव दे रहा है। Okay. तो उस हिसाब से हम जुपिटर की कलर्स या जुपिटर की सामान हम उस डायरेक्शन में मूव कराते हैं। ओके। सेकेंडली हम ये भी देखते हैं कि जब कैश फ्लो की बात आती है तो इसका मतलब आप मनी जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो या तो कहीं ना कहीं रेड कलर इनकरेक्टली यूज़ हुआ है या फिर रेड कलर की जगह पे आपने गलत कलर यूज़ करे हैं। फॉर एग्जांपल रेड कलर कहाँ से कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं, ईस्ट से लेकर साउथ तक आप रेड कलर यूज़ कर सकते हैं। ओके। ठीक है, इन अ पॉजिटिव वे।
अगर आपने वहाँ पे लेट से रेड कलर नहीं यूज़ करा, या साउथ में साउथ ईस्ट में आपने ब्लू कलर यूज़ करा, ब्लैक कलर यूज़ करा, तो आप अपने आप ही अपने कैश फ्लो को ठंडा कर रहे हैं। ओके। तो किसी ने वॉलपेपर लगा दिया समुद्र का, तो आपने कह दिया भाई मैंने तो एक तरह से आपने पानी को साउथ में स्पेस दे दिया, अग्नि में आप पानी डाल दिया, तो आपने अपना कैश फ्लो वहीं ख़त्म कर दिया। ओके। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इसको कोई जेनेरिक आंसर नहीं दे सकता मैं, लेकिन यही कहूँगा कि रेड कलर को थोड़ा सा केयरफुली देखिए कहाँ पे है। करंट प्लैनेट की दशा देखनी पड़ेगी। अगर आप ऑफिस स्पेस में देखेंगे तो सारे जो मेन एक्टिंग पार्टनर्स हैं जो पर्टिकुलर स्पेस पे काम कर रहे हैं, उनके करंट दशा में कौन सा प्लैनेट किस चीज़ को नेगेटिव हिट कर रहा है, हमें वो स्टडी करना पड़ेगा। सर जैसे अभी आपने बोला कि जर्नली मैं नहीं बता सकता, पर कई लोग ऐसे हैं जो जर्नली कई रेमेडीज़ ऐसे सोशल मीडिया में देते हैं और कई लोग उसको कर भी लेते हैं और वो उनके नेगेटिव इम्पैक्ट करने लग जाती है। तो कैसे वो लोग सेफ रह सकते हैं इन सब चीज़ों से? कुणाल, ये मैं बहुत इस चीज़ को बहुत एग्री करता हूँ कि जनरली लोग रेमेडीज़ पिक कर लेते हैं, और मैं भी उसमें शुरू से मैंने भी ऐसे सीखा था। देखिए, जो जेनेरिक वास्तु है वो तो आज से नहीं, कई दशकों से इंडिया में प्रचलित है। बिल्कुल भाई पहले आप देखते होंगे एक वास्तु कंसल्टेंट आया, हाथ में कंपास उठाया, घर में घुसते बोला कि एंट्रेंस ठीक है या नहीं है, बीच में रैंडमली एक अप्रॉक्सीमेट भ्रम स्थान पे खड़ा हो गया और बोला कि यहाँ पे आपकी किचन होनी चाहिए, यहाँ आपकी टॉयलेट होनी चाहिए, यहाँ आपका होना चाहिए। तो जेनेरिक वास्तु तो सालों से चल रहा है। बिल्कुल। उसमें ये देखा गया कई क्लाइंट्स बहुत खुश हैं जिनके पे सही चीज़ें बैठ गई, जिनके पे नहीं बैठी उन्होंने बोला ठीक है यार भाग्य में लिखा होगा, नहीं है, और वाकई भाग्य में लिखा था कि सही वास्तु नहीं होना था तो नहीं हुआ। तो मैं जेनेरिक में ये कहूँगा कि आप हिट एंड ट्राई कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट कि वो आपको असर करेगा या नहीं करेगा। दूसरा ये कि देखिए, एक जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, एक तो डायरेक्शन निकालने में करते हैं। कंपास विल नेवर गिव यू 100% एक्यूरेट डायरेक्शंस। मैं अभी परसों की बात बता रहा हूँ, मैं इंडिया आया हुआ हूँ, तो मैं अपने इन लॉज के मिलने चला गया। उनके जो आर्किटेक्ट हैं वो वास्तु करते हैं, जेनेरिक वास्तु करते हैं, और जेनेरिक वास्तु के हिसाब से उन्होंने सब कुछ ठीक कर रहा हुआ था। लेकिन जब मैंने अपना कंपास निकाला और एक्चुअल डिग्रीज ली, तो उनकी सारी डिग्रीज 10-10 डिग्री से ऑफ थी मेरे से। तो 10-10 डिग्री में क्या हुआ कि कुछ चीज़ें तो सही जगह आ गई, क्योंकि रेंज होती है तो रेंज में आ गई तो ठीक है, जैसे टॉयलेट जहाँ एक दो जगह पर, एक दो टॉयलेट ऑफ हो गई। ओके। तो इस केस में ये होता है, उनको अब रिजल्ट उस जगह के सही भी आ रहे हैं, उस जगह के नेगेटिव भी आ रहे हैं। तो वही दिक्कत आती है कि एक तो जेनेरिक वास्तु सब पे एक जैसा नहीं होता, लेकिन चलो कर दिया तो कुछ तो पॉजिटिव रिजल्ट तो आएंगे। लेकिन अगर आपकी डिग्री कैलकुलेशन सही नहीं है, तो इसलिए आप ऑनलाइन देख के अगर कोई रेमेडी देखते हैं और आपकी डिग्री सही नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आप डिग्री आपने सही लगाई होगी। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि नॉर्थ ईस्ट में ये सबको करना चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट की जगह आपने नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ले लिया, तो डायरेक्शन ही बदल गई। क्योंकि अगर 12 डिग्री पे हर डायरेक्शन जोन बदल जाता है जी। तो वो 12 से 22 डिग्री तक। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप समझें, जानें, और ये देखें कि क्या आपकी डिग्री वो एब्सोल्यूट है या नहीं। आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो किसी न किसी सबसे पहले जो पैसा खर्च करना है आपने, वो एक क्वालिफाइड ड्राफ्ट्समैन पे खर्च करना है, जो आपका फ्लोर प्लान प्रॉपर अप टू एट स्केल एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के साथ बनाए, बताया कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ रखी है, और वो एक प्रॉपर डिग्री निकाल के दे। ड्राफ्ट्समैन एक गलती क्या करते हैं, वो एक भ्रमस्थान निकाल के देते हैं आपको, जो मेरे हिसाब से आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो भ्रमस्थान वो एवरेज ऑफ एरिया के हिसाब से लेते हैं, और हमें भ्रमस्थान लेना पड़ता है बेस्ड ऑन सिम्टम्स। अच्छा। क्योंकि आप ये बताइए कि इस ऑफिस का भ्रमस्थान कहाँ है, कोई दिख रहा है आपको? इट्स अ इनविजिबल एनर्जी। तो हम सिर्फ एक एवरेज लेके बोल दें कि यही भ्रमस्थान होगा, गलत है। ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है उन प्लॉट्स में जो एंगुलर होते हैं, या जिनका क्या कहते हैं गोमुखी या शेरमुखी कह लीजिए, या जो एल शेप्ड अपार्टमेंट्स या एल शेप हो गए, तो उसका भ्रमस्थान निकालने के लिए वो क्या करता है कि एवरेज ले लेगा, ये भ्रमस्थान है, जबकि ऐसा नहीं होता। अच्छा। और वास्तु में हमें एक से ज़्यादा भ्रमस्थान लेना पड़ता है, जो कि अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्टरी सब्जेक्ट है कि एक से ज़्यादा भ्रमस्थान कैसे हो गया। बिल्कुल। तो एक स्क्वायर प्लॉट भी आएगा मेरे पास, तो उसके 2 भ्रमस्थान होंगे। एक वो जो प्लॉट का भ्रमस्थान है, जो पूरे प्लॉट का है, और एक जो घर बना हुआ है उसका भ्रमस्थान है। ओके। अगर उसमें मल्टीपल फ्लोर्स है तो हर एक फ्लोर का भी अलग भ्रमस्थान निकलेगा। ओके। अब अगर एल शेप है तो उसका निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, तो हमें वहाँ रहने वाले के सिम्टम्स पहले मैच करने पड़ते हैं कि कौन सी एनर्जी कहाँ पे एक्टिव है।
ओके। तो वो क्योंकि हमें भी एनर्जी नहीं दिख रही, हमारे पास कोई स्पेशल, तो हमें सिम्टम्स मैच करके ही बताना पड़ता है कि ये दिस इज़ द राइट भ्रम स्थान। तो इसलिए ऑनलाइन टिप्स को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप नॉलेज के लिए ले लीजिए, यू कैन टेस्ट इट बट डू नॉट मेक एनी परमानेंट चेंजेस। कोई कंस्ट्रक्शन या कोई डिस्ट्रक्शन ना करें जस्ट बेस्ड ऑन एन ऑनलाइन टिप्स। एक पहले ड्राफ्टमैन को बुला के एक अप टू स्केल फ्लोर प्लान बनवाएं, वो फ्लोर प्लान बन जाता है तो एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट को कंसल्ट करें। उससे पहले आप अपना नुकसान ही कर सकते हैं। बहुत रेयर है कि आपने सिक्के उछाले और सही जगह गिर गए, तो बात है। बिल्कुल, तोड़ फोड़ करने से पहले पहले बात जो कर लें। रेमेडीज बिना तोड़ फोड़ के आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं चली तो चेंज कर लीजिए। एक सर और बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है किसी के भी माइंड में जब भी कोई वास्तु करेक्शन कराता है कि कितने टाइम में रिजल्ट्स मिलेंगे? देखिए, कई जगह तो हमने इमीडिएट देखे हैं, बहुत रेयर होता है वो कि आपने रेमेडी करी और एक दिन में या कुछ घंटों में रिजल्ट्स आ गए, लेकिन वो बहुत रेयर होता है। ज़्यादातर जो रिजल्ट्स हमें दिखते हैं वो 15 दिन से 3 महीने में दिखते हैं। ओके। तो अनलाइक अदर, जब मेरे को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि मेरे को भी अपने वास्तु चेंजेस करने के बाद 3-3 महीने वेट करना पड़ा कई बार रिजल्ट देखने के लिए, तो एक तो पेशेंस का काम है। दूसरा, मैं इसलिए हम जो सर्विस देते हैं शिवम, हम इसलिए 6 महीने तक देते हैं। ओके। हम ये नहीं कहते कि भाई आपने आज हमें पैसे दिया, हमने आपका छोड़ दिया, वास्तु दे दिया, आप जानो और आपका काम जानो। हम ये नहीं करते। हम चाहते हैं कि क्लाइंट हमारे पास अगर उसको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, वो दोबारा आए 3 महीने बाद, हम उसको एक दोबारा टिप दें कि भाई हमने क्या चीज़ नहीं देखी या क्या चीज़ मिस हो गई या क्या चीज़ काम नहीं कर रही, तो उसका क्या अल्टरनेट सॉल्यूशन है। फिर हम दोबारा 3 महीने तक वेट करते हैं। अगर सॉल्यूशन सॉल्व नहीं होता तो हम सिर्फ 2 या 3 बार इटरेशन करते हैं, एंड दैट इज़ इंक्लूडेड इन आवर फीस। वी डोंट डू इट वन टाइम। यही क्वेश्चन था सर कि हर बार आएगा, हर बार पे करेगा? नहीं, हर बार पे नहीं करेगा। वी डोंट वांट टू डू दैट। इनफैक्ट कई बार तो मैं 6 महीने के बाद भी थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ क्योंकि क्लाइंट ज़्यादा परेशान होता है। तो बट मेरे ऑन एवरेज 2 हफ्ते से लेकर 3 महीने का टाइम माना जाता है किसी भी वास्तु रेमेडी को देखने में। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि वास्तु विल नेवर बी एबल टू रिप्लेस योर डेस्टिनी, एंड योर डेस्टिनी इज़ बाउंड टू हैपन। अगर आपका अच्छा समय आना है तो शायद इसलिए आप वास्तु करा रहे होंगे। बिल्कुल। और लेट्स से कि आपने वास्तु अच्छे से करा लिया और आने वाले टाइम में आपका बुरा समय आना है, तो ये नहीं है कि वास्तु आपका हुआ है तो बुरा समय नहीं आएगा। बुरा समय आएगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट कम होगा, उतना बुरा नहीं होगा। और अगर आपका लेट्स से वास्तु करा लिया, आपका बुरा समय गुजर रहा है, लेट इट गो। आपका घर वास्तु बना, जैसे ही वो समय अच्छा आएगा ना, यू विल सी अ मैसिव ग्रोथ। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें। ये मत सोचिए कि वास्तु एक मैजिक है, और इसके हिसाब से तो अगर कोई वास्तु बैलेंस घर में रहेगा, कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा, कभी मृत्यु ही नहीं होगी, कभी नुकसान ही नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सर, आपने इंडिया और अब्रॉड दोनों का वास्तु आपने किया है, काफ़ी टाइम से आपने प्रैक्टिस करी है, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर वास्तु कंसल्टेंट्स जो आपने अभी तक देखी हैं चीज़ें? देखिए, मैं इस चीज़ में थोड़ा सा ब्लेस्ड मानता हूँ कि मैं बाहर काफ़ी टाइम रहा हूँ, तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ब्रॉड स्पेस है और टाइम जोन डिफरेंस है, दैट इज़ वेरी यूनिक, एंड आई थिंक इट्स बेटर देन मैनी फ्यू वास्तु कंसल्टेंट्स हु आई मेट एंड हु आई डिस्कस द केसेस विद। उनको थोड़ा समझने में टाइम लगता है कि हम इसको इस टाइम के हिसाब से क्यों करें, और जब हम डिस्कशन करते हैं, उनको जब डिटेल में बताते हैं, तब उनको रियलाइज़ होता है कि शायद ये सही तरीका है। तो टाइम जोन के अकॉर्डिंग भी चीज़ें बदल जाती हैं? बिल्कुल बदलती हैं, और टाइम जोन के साथ जो सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं वो करते हैं डे लाइट सेविंग की। डे लाइट सेविंग को बहुत गलत तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। नॉर्मल वास्तु कंसल्टेंट सिंपल कहीं गूगल पे जाते हैं या सिंपली ये बोलते हैं कि अच्छा तुम 10 घंटे आ गए हो, उस हिसाब से हम चेंज करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम इस पर बिलीव ही नहीं करते कि क्योंकि आप जहाँ जन्म लिया है वहीं आपका होना चाहिए। तो सबकी एक अलग अलग धारणा है, लेकिन मैंने गिवन कि मेरे घर ऑस्ट्रेलिया में भी है, गिवन मेरा घर इंडिया में भी है, मेरे कुछ क्लाइंट्स दुबई के भी थे, तो जब मैंने इस पे बहुत ज़्यादा 6 महीने कम से कम मैंने इस पे सिर्फ इसी पे रिसर्च करी अपने पे, और इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करी कि कुछ लोग जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को कंपेयर करते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर की भी अंडरस्टैंडिंग अलग डालते हैं। आफ्टर स्पेंडिंग 6 months इन डिटेल रिसर्च, स्पेशली इन माई ओन होम्स, सब कुछ करने के बाद मेरा जो कंक्लूजन है, मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि मेरी समझ के हिसाब से काफ़ी चीज़ें सेम है, बट टाइम जोन, डे लाइट सेविंग एंड योर शिफ्ट इन योर कुंडली मेक्स अ मैसिव डिफरेंस, जो बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट या एस्ट्रोलॉजर्स कई बार मिस कर जाते हैं। यानी कि डिफरेंस आता है आपको पात्र, काल और स्थान के हिसाब से चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं, और वो करनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर,
इट वॉज़ अ वेरी इंसाइटफुल पॉडकास्ट, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आई होप कि हमें नई चीज़ें मिली, और हमें नई चीज़ें इस पॉडकास्ट में एब्सोल्युटली सुनने को मिली हैं। आई होप हमारी ऑडियंस को भी वो सारी चीज़ें समझ आई होगी, वो अपने लाइफ में इसको अप्लाई कर पाएंगे, इससे बेटर रिजल्ट्स ले पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी शिवम, मेरे को भी बहुत मज़ा आया। आई होप कि लोग इस पॉडकास्ट से कुछ सीखें और अपना जीवन बेहतर बनाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि 2025 तक जो भी गलतियां हो गई हैं वो 2026 में ना दोहराई जाए। और अगर जिसने भी ये पॉडकास्ट मेरे ख्याल से पूरा अभी तक देख लिया होगा तो उसको काफ़ी कुछ मिल गया होगा 2026 को बेटर करने के लिए। आई होप सो। और थैंक यू सो मच सर कि आज आपने टाइम निकाला। थैंक यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू।